है ना ऑडियो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बच्चों? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। पेपर कैसा हुआ कल का? गुड मॉर्निंग। ठीक ही था। अच्छा अच्छा। कितने कितने सही करके आए हो तुम लोग 45 में से? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आंसर ही नहीं मिला है। ठीक है, कोई बात नहीं। जय हो जय हो जय हो। कैसा हुआ पेपर भैया? अरे वाह, चलिए बढ़िया। 1 घंटे 20 मिनट पहले पूरा पेपर खत्म कर लिए? अरे यार सही है। आसान था क्या पेपर? गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही टफ आ गई थी। कौन सा चैप्टर आया था केमिस्ट्री में? थर्मो, हाँ थर्मो, कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दो एक। हाँ हाँ हाँ। मतलब फिजिकल वाला पोर्शन था ना मोस्टली? हाँ हाँ, फिजिकल थोड़ी सी टफ रहती ही है यार, मतलब। अच्छा, इक्विलिब्रियम में आयनिक और दोनों इक्विलिब्रियम थे, आयनिक वाला भी था? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो फिजिकल वाला बच्चों थोड़ा सा मुश्किल रहता ही है उसमें, मतलब कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। अच्छा, नीट में इक्विलिब्रियम या फिजिकल का कितना रहता है पोर्शन? अगर मान लो 180 नंबर का पेपर है, तो उसमें लगभग कितना फिजिकल केमिस्ट्री पूछते हैं वो लोग, कुछ अंदाजा है? 12-13 क्वेश्चन आते हैं? अरे यार, तो काफी है फिर। हाँ, 12 चौक करता है। हाँ, तो लगभग 50 नंबर तो आती ही है फिजिकल ना। नहीं नहीं, थर्मो थोड़ा केमिस्ट्री की मुश्किल रहती है। मैं तुम लोग को ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो मुझे भी फिजिकल मुझे ज्यादातर आसान लगती थी। बट केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में स्ट्रगल हो जाता था, है ना। हम्म। हाँ, उसमें और एक्चुअली वो मतलब फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में केवल फर्स्ट लॉ तक है। ज्यादातर फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन बन जाएंगे, थोड़े बहुत आपसे कार्नोट साइकिल ये सब। उसमें तो बहुत डीप में आपको एंट्रोपी भी पढ़नी है ना, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़नी है, एंथैल्पी पढ़नी, सब कुछ पढ़ना होता है ना लगभग उसमें। तो हाँ, थोड़ा सा है यार, थर्मोडायनेमिक्स है केमिस्ट्री। खैर, बोलिए बेटा। इंडिपेंडेंट ही होते हैं आपस में। देखो, पहला लॉ तो इनर्शिया के बारे में बात करता है। दूसरा लॉ बात करता है कि आप फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा लॉ एक्शन रिएक्शन है। तो डेराइव नहीं, इंडिपेंडेंट ही कहना ठीक रहेगा। हाँ, मेरी दो दो क्लासेस हैं आज। बोलिए बेटा। गूगल में क्या बता रहे हैं, या मतलब आंसर क्या बता रहे हैं आपको? अच्छा, डेराइव मतलब देखो, फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया की डेफिनेशन है ना फर्स्ट लॉ में। तो दूसरा लॉ डिफाइन करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स कैलकुलेशन का तरीका है। मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं और उस पर बात चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आ जाइए बच्चों, आगे बात करते हैं। पहले मुझे देखने दो, पेपर में आया था आपको ये सवाल? ठीक है, मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा पढ़ लूंगा और फिर मैं आपको और कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है, क्या बोनस होगा कि नहीं होगा, या क्या आंसर सही। ठीक है, चलिए पूछिए। बोनस तो मतलब देखना पड़ेगा, सवाल क्या है, ऑप्शन क्या है, देखते हैं, है ना। हाँ, पूछिए। हाँ, ओके। हाँ, तो पाई/2 सेकंड में हमें बताना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। औ- अच्छा अच्छा, और टाइम ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? 2। अच्छा, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, तो टाइम पाई पाई सेकंड आ जाएगा। अब चूंकि पाई/2 सेकंड में पूछा है ना वेलोसिटी में चेंज, तो पाई सेकंड का मतलब ये हो गया कि आधा, पाई/2 का मतलब हो गया आधा चक्कर कंप्लीट कर ले, है ना।
पाई आ रहा है ना टाइम पीरियड, और पाई बाई 2 में पूछा है, पाई बाई 4 में पूछा है। पाई बाई 2 में पूछा है तो आधा होगा ना बेटा, टाइम पीरियड पाई है तो पाई बाई 2 में आधा चक्कर कंप्लीट करेगा, ए से लेकर बी तक आएगा। पाई सेकंड में पूरा कर रहा है तो पाई बाई 2 में आधा करेगा, है ना। पेपर से है क्या बच्चे सवाल? ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ मैं क्या करता हूँ, पेपर डिस्कशन कर दूंगा अगली क्लास में, है ना। हमारी आज 2 क्लासेस हैं, एक क्लास ये है, एक तीसरी है, तो तीसरी पे क्लास में आपके साथ पेपर डिस्कशन कर लूंगा, चलेगा? बोलिए हर एक सवाल। ठीक, आ जाइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन देखिए हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और मैंने आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में और थोड़ा सा हम लोग सवाल कर लेते हैं। थ्योरी पार्ट हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है बच्चों, सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने कहा था कि आप 3 तरीके से मोशन को डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। एक तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया जहां पे स्पीड जो है वो 0 से बड़ी हो और अंडर रूट 2 जी आर से कम हो, ठीक है। अंडर रूट 2 जी आर के बराबर, जीरो थोड़ा सा कहना, थोड़ा सा हम लोग जीरो हटा, जीरो का मतलब फिर मोशन शुरू ही नहीं होगा ना। तो जीरो से अंडर रूट 2 जी आर के बराबर या उससे कम। दूसरा केस था कि जो स्पीड है वो अंडर रूट 2 जी आर से बड़ी हो और अंडर रूट 5 जी आर से कम हो, ये दूसरा केस था। तीसरी केस थी कि जो है u अंडर रूट 5 जी आर के बराबर या उससे बड़ा हो। अब बच्चों इसमें एक एक करके इंडिविजुअली मैं थोड़ा आप लोगों से बात कर लेता हूं इसमें। अगर बच्चों स्पीड इस रेंज में है तो क्या होगा? हाँ हाँ, मैक्सिमम जो एंगल होगा बच्चों 90 डिग्री होगा, है ना। और मतलब हर बार 90 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब कहने का कि अगर आप अंडर रूट 2 जी आर दे दोगे तो 90 तक जाएगा, और अंडर रूट 2 जी आर से कुछ कम दोगे तो 90 डिग्री से कम एंगल पे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस ये कभी सर्कुलर मोशन छोड़ेगा क्या? अगर हम इस स्पीड को देते हैं तो क्या पार्टिकल कभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन को नहीं छोड़ेगा अगर आप यहां से यहां तक की स्पीड देते हो? क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? ठीक। दूसरी चीज, क्या बच्चों इस रेंज में कभी टेंशन जीरो होगा? अगर आप ये स्पीड देते हो तो टेंशन जीरो होगा क्या बच्चों? टेंशन विल नेवर बी जीरो। मेरी बात सुनिए ध्यान से, टेंशन इस रेंज में कभी जीरो नहीं होगा। क्यों सर, टेंशन जीरो क्यों नहीं होगा? कारण उसका ये है बच्चों कि इस उसमें कभी भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन को नहीं छोड़ेगा। सर्कुलर मोशन नहीं छोड़ेगा तो हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन की वैल्यू रहेगी, ठीक है। किसी कुछ डाउट है बच्चों इसमें? कुछ क्रॉस क्वेश्चन या कुछ पूछना चाहते हो तो बच्चों पूछ लो। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने स्पीड अंडर रूट 2 जी आर, जीरो से अंडर रूट 2 जी आर के बीच में दी है तो टेंशन कभी जीरो नहीं रहेगा, पार्टिकल हमेशा सर्कुलर मोशन करेगा। टेंशन जीरो तब होगा जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ दे, ठीक है। आ जाओ अब इसमें, किसी को बच्चों कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं ना, कोई भी दिमाग में थॉट चल रहा हो पूछिए। नहीं 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 नहीं, सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए आपने अंडर रूट 2 जी आर से फेंक दिया पार्टिकल को, ठीक है, अंडर रूट 2 जी आर से फेंक दिया, ये गया मैक्सिमम, यहाँ पे स्पीड जीरो हो गई, ठीक है। इस मोमेंट पे टेंशन भी जीरो हो जाएगा, लेकिन सर्कुलर पाथ अब छोड़ेगा नहीं। क्यों? सर्कुलर पाथ तो तब छोड़ देता कि टेंशन जीरो हो गया और उसके पास ऊपर की तरफ स्पीड है। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता कि यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाता और ऊपर की तरफ स्पीड होती तो फिर ये ऐसा प्रोजेक्टाइल करना शुरू कर देता। अभी यहाँ पे टेंशन जीरो, हाँ पेंडुलम की तरफ वापस आ जाएगा। टेंशन जीरो होगी लेकिन यहाँ स्पीड भी खत्म हो गई तो वापस ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा और फिर ऐसा चला जाएगा। तो ऐसा थ्रू आउट सर्कुलर मोशन करता रहेगा, ठीक है। अब बच्चों इस रेंज में आ जाइए, जब आप अंडर रूट 2 जी आर से अंडर रूट 5 जी आर के बीच में वेलोसिटी देते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और इसमें सुनिए, जब भी आप ये रेंज देंगे तो टेंशन मैंने बताया कभी जीरो नहीं होगा, टेंशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाएगी बच्चों, ये पॉसिबल है कि स्पीड जो है जीरो हो जाए यहाँ पे। जैसे आप अंडर रूट 2 जी आर देंगे तो 90 डिग्री पे जीरो होगी, अंडर रूट जी आर देंगे तो थीटा 60 डिग्री पे स्पीड जीरो हो जाएगी, लेकिन टेंशन कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ये रेंज दे दी जाए अंडर रूट 2 जी आर से अंडर रूट 5 जी आर, मतलब रूट 2 जी आर से बड़ा है, रूट 5 जी आर से छोटा है, तो बच्चों ये जो है पार्टिकल
इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको ओ बोल देता हूं, इसको बी बोल देते हैं, है ना, ये ए हो गया। तो पार्टिकल बी पॉइंट को तो क्रॉस कर जाएगा, है ना, अगर आपने इस रेंज में स्पीड दे दी। क्या बच्चों ये पूरा वर्टिकल सर्कल लेकिन कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? वर्टिकल सर्कल टेंशन जीरो हो जाएगी। लेकिन बच्चों टेंशन जीरो हो जाएगी, बात सही है, स्पीड जीरो नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब समझिए आप कि जैसे आपने मान लीजिए, मैंने एग्जांपल भी लिया था आपको कि 3.5 जीआर दे दिया, तो हम लोगों ने निकाला था बच्चों कि ऊपर यहां पे जाके 120 डिग्री यहां से एंगल 120 डिग्री पे स्पीड जीरो हो, सॉरी टेंशन जीरो हो जाएगा, स्पीड नहीं जीरो होगी, यहां पे कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी और वो इस स्पीड से प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू कर देगा, सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। तो जब भी आप इस रेंज की स्पीड दोगे तो पार्टिकल की टेंशन पहले जीरो हो जाएगी, इस वाले रेंज में टेंशन जीरो हो जाएगी, स्पीड नॉन जीरो रहेगी और जीरो टेंशन जैसी वो सर्कुलर मोशन छोड़ के पैराबोलिक पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू कर देगी। बोले क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, तो यहां पे देखिए इसमें कह सकते हैं कि टेंशन कहीं ना कहीं पाथ में जो है जीरो हो जाएगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। जब तक टेंशन नॉन जीरो है तब तक वो सर्कुलर मोशन करेगा, जैसे ही टेंशन जीरो प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। और टेंशन जीरो होने के बाद, मतलब पहले टेंशन जीरो होगा, स्पीड नॉन जीरो रहेगी और उस स्पीड से फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बच्चों इसमें? क्लियर है सबको? ठीक, अब आ जाइए थर्ड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपने पार्टिकल को u बराबर अंडर रूट 5 दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आपने u की वैल्यू अंडर रूट 5 दे दी तो पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। टेंशन की वैल्यू बच्चों इसमें भी जीरो होगी, लेकिन एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी पार्टिकल सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मतलब क्रिटिकल जो पॉइंट है जहां पे सबसे कम टेंशन की वैल्यू रहती है, पार्टिकल वहां पे पहुंच जाएगा। मतलब ये सिचुएशन हो जाएगी, पार्टिकल को आपने ये दे दीजिए, मान लीजिए ए स्पीड पे आपने अंडर रूट 5 दे दिया, तो ये ऐसा पूरा घूम के जाएगा। यहां पे बच्चों टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहां टेंशन जीरो हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहां तक आ गया बच्चों, अब इसके आगे थोड़ा सा भी बढ़ेगा ना, क्योंकि यहां पे टेंशन जीरो हो गई, लेकिन अभी इसके पास आगे की तरफ अंडर रूट GR है, तो इस स्पीड की वजह से आगे चला जाएगा और जैसे ही आगे चलेगा कुछ ना कुछ टेंशन आ जाएगा, तो फिर से ये सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ेगा। तो सर्कुलर पाथ जहां पे टेंशन जीरो होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, टॉप मोस्ट पॉइंट है। अगर आपने यहां तक भी पार्टिकल को पहुंचा दिया तो आगे की तरफ इसके पास स्पीड है, तो ये सर्कुलर मोशन कर लेगा। ठीक है, तो अगर आपने अंडर रूट 5 दिया तो टेंशन जीरो होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे, और टॉप मोस्ट पॉइंट की जो स्पीड होगी बच्चों वो ध्यान रखिएगा, अंडर रूट GR होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड। जब आप अंडर रूट 5 देंगे तो बच्चों लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा, मैंने आपको लिखवाया था, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों अगर आपने अंडर रूट 5 दे दी? फिर से बोलिए बच्चों। अगर आपने अंडर रूट 5 नहीं नहीं, टेंशन पूछ रहा हूं, टेंशन किसी बच्चों को याद है? टॉप मोस्ट पे तो जीरो हो गई टेंशन, ठीक है, जब पॉइंट ए पे है अंडर रूट 5 स्पीड दी है तो टेंशन कितना होगा? कोई बात नहीं बच्चों, इसको याद रखिएगा, 6 mg होगा। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो, इस पॉइंट पे 6 mg, और बच्चों इस पॉइंट पे याद है क्या, अगर अंडर रूट 5 देते हैं तो इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, स्पीड कितनी होगी? टेंशन कितना बेटा? 3 mg, गुड, और स्पीड अंडर रूट 3 बच्चों ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगर अंडर रूट 5 स्पीड दिए तो इस पॉइंट पे कितना टेंशन कितनी स्पीड, इस पॉइंट पे कितना टेंशन कितनी स्पीड, इस पॉइंट पे कितना टेंशन कितनी स्पीड, और जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको डी बोल देता हूं, इस पे बी के बराबर ही टेंशन रहेगा और बी के बराबर ही स्पीड होगी। ठीक है, अच्छा सर क्या होगा अगर हम अंडर रूट 5 से ऊपर स्पीड दे दें? देखिए बच्चों, अगर आप अंडर रूट 5 की ऊपर से स्पीड देंगे तो सर्कुलर मोशन हमेशा करता रहेगा। ठीक है, फिर कोई चेंज उसमें, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर्कुलर मोशन करता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप अंडर रूट 5 से ऊपर देंगे तो यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होगा, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 6 mg से ज्यादा आएगी, यहाँ पे स्पीड जो है वो अंडर रूट 3 से ऊपर होगा, यहाँ पे टेंशन जो है 3 mg से ऊपर आएगी। तो हर डेटा, हर चीज बढ़ जाएगी अगर आप अंडर रूट 5 से देंगे, अंडर रूट 5 से ज्यादा देंगे, अंडर रूट 5 देंगे तो यही सिचुएशन रहेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर? कुछ पूछना चाहते हैं? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अब बच्चों इसी पे बेसिस पे कुछ सवाल करने हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किए थे, कुछ रह गए थे। आइए बोलिए बेटा। बोलिए।
हम्म। ठीक, कर लेते हैं, वो सवाल भी कर लेंगे। आप पहले इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिर हो सकता है वो सवाल तुम लोग खुद ही कर लो। नहीं होता है तो मैं इस प्रैक्टिस के बाद फिर आपको ले लूंगा वो सवाल, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं ले लेता हूँ वो सवाल। चलिए बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है, बताइए जल्दी से आंसर। ऑप्शन ए पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कंप्लीट द लूप। बच्चों आपको बताना है, जैसे ये लूप है ऐसा, तो किस स्पीड से पार्टिकल एंटर करे कि वो पूरा लूप कंप्लीट कर ले। बच्चों करेक्ट आंसर इसका अंडर रूट 5 GR है ना? बिल्कुल। बच्चों ध्यान रखिए, इस तरह से लूप कंप्लीट करे, हेड को पत्थर से बांध के घुमाओ, उसके लिए कंडीशन ये है कि बच्चों यहाँ पे जो स्पीड है वो अंडर रूट 5 GR के बराबर होनी चाहिए। कई बार सवाल में आपका ऐसा भी पूछ देगा कि कम से कम स्पीड पार्टिकल की टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी हो कि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, तो क्या आंसर करोगे बच्चों? टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी वर्टिकल सर्कल कर ले? अंडर रूट जी आर। फिर इस केस में बच्चों पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। बोलिए। टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड अंडर रूट जी आर होना चाहिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड अंडर रूट 5 GR होनी चाहिए। बच्चों सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बच्चों पूछ लो, ठीक है? और सवाल देखिए। ये बच्चों थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होगी, डायरेक्ट नहीं आएगा, पर उम्मीद है मुझे कि तुम लोग सारे लोग सही बताओगे इसका आंसर। बच्चों जिसका भी आंसर आ जाए बता सकते हो। सवाल मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, देखो आसान है, सारी चीजें तुम्हें पता है। कितनी हाइट रखें कि पार्टिकल जस्ट कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कल? जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता दो। सुन नहीं पाया बच्चों आपकी ऑप्शंस, क्या क्या आप बोल रहे हैं आप लोग? हम्म। और बच्चों किस ये और किसी का आंसर आया बच्चों, बताना चाहो अगर? ठीक, सही गलत का आप लोग परेशान ज्यादा टेंशन मत लिया करिए, सही हो गया गलत कोई बात नहीं, सीख जाएंगे गलत होगा तो। अच्छा, ऑप्शन डी आ रहा है और कुछ बच्चों का ऑप्शन सी भी आया है, ठीक है। बच्चों आपने लॉजिक क्या लगाया? कोई बच्चा अगर समझाना चाहे कि सर ये सोचा गया है कि मतलब मिनिमम, क्या सोचा बच्चों आप लोगों ने? कोई ठीक है, बहुत सही बात है। देखिए बच्चों, अगर ये पार्टिकल कंप्लीट करना चाहता है ना वर्टिकल सर्कल, तो इस पॉइंट की स्पीड अंडर रूट 5 GD/2 होना चाहिए। डी उसका डायमीटर है तो D/2 रेडियस। ठीक, तो स्पीड इतनी होनी चाहिए। अब बच्चों ये स्पीड इसको कैसे मिलेगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी है? mgh है, और ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हाफ m v² जगह बच्चों 5G/2। मानते हैं बच्चों सारे?
यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। तो h की वैल्यू हो जाएगी g से g भी कैंसिल कर देते हैं। h की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5d/4। चौथा वाला ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। एक बार हाथ उठाइए तो बच्चों कितने बच्चों का सही था ये वाला सवाल? ठीक है, जिनका गड़बड़ था बच्चों पूछ लीजिए अगर आपके दिमाग में, या आपने क्या सोचा था, आप डिस्कशन करना चाहें अपना मेथड की सर हमने ऐसा सोचा, तो वो भी आप बता सकते हो। कोई कुछ पूछना चाहता है बच्चों? आगे बढ़े फिर अगला सवाल लूं मैं। ये आपके नीट में आया था बच्चों, ये नीट का एग्जैक्ट ईयर मैं भूल गया, शायद 2017 में था, बट ये नीट का आपके सवाल है। तो अगर आप में से किसी को कुछ भी पूछना है कि सर ऐसा क्यों हुआ है तो पूछ। अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर आप चाहो ये ये लगाना कि सर ये तो ये भी कह सकते हैं क्या कि पॉइंट बी पे अंडर रूट जी आर होना चाहिए, तो भी लगा सकते हो बच्चों। बस उस केस में थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको पोटेंशियल एनर्जी फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में बैलेंस करनी पड़ेगी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बैलेंस करनी पड़ेगी। पर आप ऐसे भी सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, आंसर उससे भी आ जाएगा। ये थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि एमजीएच पूरा इसमें आप कन्वर्ट कर दो। चलिए अगला सवाल देखिए। बोलिए बेटा। अ, देखिए टॉप ये बच्चों जिनका हो गया वो सवाल करिए ये वाला। टॉप पे देखिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच है ना जब वो स्टार्ट कर रहा है। ओके। हाँ, और जब लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट 5 जी आर, जी का मतलब d/2, आर का मतलब इसका स्क्वायर, तो इन दोनों का इक्वेट कर देंगे। ऑप्शन सी है बच्चों इसका। ठीक बच्चों ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा जब पार्टिकल क्रिटिकल, मतलब अंडर रूट 5 जी आर दी है आपने कि जस्ट कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऊपर 0 और नीचे 6 mg होता है, तो डिफरेंस लेंगे बच्चों 6 mg आ जाएगा। किसी कुछ डाउट है इसमें? ठीक, इसको याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव, मैं जब देख रहा था तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया ये, तो इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट के टेंशन का डिफरेंस अंडर रूट 6 mg आएगा। और देखिए बच्चों सवाल, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं। अगला सवाल बच्चों। बच्चों ये तो आना चाहिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए। क्या होगा बताओ जल्दी से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चों, अंडर रूट आर जी होगा। हाँ, आर जी के पावर 1/2 अंडर रूट आर जी, ये बच्चों वैल्यू होगी। आर बाई जी, और इसमें मत कंफ्यूज जाएगा, अंडर रूट आर जी होती है टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड, वही पूछा गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए बच्चों, क्या लगता है बच्चों इसका आंसर? डी लग रहा है, ओके। बच्चों बी ऑप्शन ही सही है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बच्चों लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे तो डिपेंड ही करेगा ना, आप स्पीड कैसे पढ़ते हो, अंडर रूट 5 GR यानी अंडर रूट 5 GL या 5 GR कह दो, तो जिस रेडियस का वो सर्कल करेगी वही तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी, है ना। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, देखिए है ना। प्रैक्टिकली सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यार 10 किलो का पार्टिकल होगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट उसमें हम एयर रेजिस्टेंस आता है रियल लाइफ में, ये आइडियल सिचुएशन है कि इसमें कुछ एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो बच्चों थ्रेड ऑफ द लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ द थ्रेड इस पे डिपेंड करेगा, और मास वास पे डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ ऑफ द थ्रेड पे क्यों डिपेंड करेगा बच्चों, की जितनी लेंथ होगी थ्रेड की वही रेडियस होगी, और रेडियस पे
स्पीड डिपेंड करती है। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिए, बोलिए बेटा। हाँ, हाँ, फिर जी भी चेंज होगा ना बेटा, फिर तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये चीज इसको हम लोग कांस्टेंट मान के थ्रू आउट ट्रीट कर रहे हैं ना। ठीक है, फिर तो ये भी चेंज होगा, तो फिर आपको बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा जहां पे जी चेंज हो रहा हो। ठीक है, मास पे मास का फैक्टर तो मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएगा, अर्थ का भी मास आ जाएगा क्योंकि जी है ना, तो अर्थ का भी मास इंक्लूड हो जाएगा, और पार्टिकल भी का भी मास शायद कैंसिल ना हो, तो हो सकता है पार्टिकल का भी मास आ जाए। क्योंकि ये जो जब पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे इसकी, तो अर्थ का भी मास लिखना पड़ेगा और पार्टिकल का भी मास लिखना पड़ेगा। तो जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करोगे तो मेरे हिसाब से पार्टिकल का मास उसमें भी कट ही हो जाएगा, पर अर्थ का मास आएगा क्योंकि जी का टर्म आएगा। ठीक है, आइए बच्चों, एक और सवाल करते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चों स्पीड दी है और उस मोमेंट पे आपसे टेंशन की वैल्यू पूछी गई है। तो टेंशन और बच्चों वेलोसिटी दोनों के फॉर्मूले हैं आपके पास, आपको दिमाग लगाना है, आंसर बताना है। ओके, क्या नाम बेटा आपका? दिशा जी, चलिए अब डिस्कशन करते हैं, फिर आप बताइएगा मुझे, थोड़ा वेट करते हैं, सारे बच्चे कर लें उसके बाद। बाकी बच्चों जिनका भी आंसर आ जाए बता सकते हैं आप। ए आ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, आ जाइए। कोई बताना चाहता है बच्चों इसका आंसर? ए, ठीक है। um, बी आ रहा है। गाजीपुर पाठशाला कोई बताना चाहेगा, एक्सप्लेन करना चाहेंगे, या आंसर क्या आया है, किसी का कैलकुलेशन से आया है? अच्छा, टेंशन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर किया आपने? हाँ, 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 हाँ। हम नहीं, अच्छा हाँ, आप तो नहीं दिख पा रहे हो, अंधेरा है। हाँ, बताइए कैसे किया आपने? अच्छा, है आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए बच्चों, देखिए दो तरीके इस सवाल को करने के। अम, कोई एक्सप्लेन करना चाहे बच्चों आप में से कि सर हमने ये सोचा या ऐसा किया है, कोई भी? हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ। ओके, बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो टेंशन प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाई आर कर लेंगे। सबसे आसान तरीका तो बच्चों यही कि आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, mv स्क्वायर बाई आर ऊपर की तरफ, सूडो फोर्स, टेंशन mg नीचे। चूंकि आप सूडो फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल के फ्रेम से ही बना रहे हैं, तो पार्टिकल रेस्ट पे होगा, तो mv स्क्वायर बाई आर जो है बराबर हो जाएगा टेंशन प्लस mg के। सवाल में आपसे पूछा गया है टेंशन की वैल्यू, तो टेंशन बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg। तो
एम की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 kg दी हुई है और वी स्क्वायर मतलब 16 और रेडियस कितना दिया है 1 मीटर है माइनस एम की वैल्यू 1 जी 10 तो बच्चों 16 माइनस 10 6 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन ए आया है बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा बच्चों, इसको और एक फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके कर सकते हो। जैसे बच्चों आपको नहीं क्लिक कर रहा है कि ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने हैं, आपको फॉर्मूला याद है, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों कि आप ये, चूंकि इसमें कुछ याद नहीं रखना है, आप सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए, फोर्सेस लिख लीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये तो बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से जानना है बच्चों, तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो बच्चों, सॉरी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे थीटा की वैल्यू चूंकि 180 डिग्री है, तो ये cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl। बच्चों ये थीटा cos थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो ये बच्चों 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 4gl। ठीक है, और एल की वैल्यू बच्चों 1 दे रखी है, और ये जो है वी स्क्वायर की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है टॉप पे, तो वी स्क्वायर बच्चों 16 हो जाएगा, है ना। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू जो है आ जाएगी 16 प्लस 4g, है ना। 16 प्लस 4g का मतलब 40। ठीक है, तो आप ये मान लो बच्चों 56 आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर। एक बार वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर आप टेंशन का फॉर्मूला लगाओ, है ना। अगर आपको फॉर्मूला से लगाना है, देखो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फॉर्मूले से, अगर आप ऐसा कंफर्टेबल हो तो ये तो बेस्ट तरीका है। ठीक है, फॉर्मूला लगाना चाहो बच्चों, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, एम की वैल्यू 1 है, वी नॉट स्क्वायर 56 है और एल की वैल्यू 1 है, प्लस 3 mg कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि थीटा 180 डिग्री टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकाल रहे हैं, माइनस 2 mg। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए 56 आ जाएगा और प्लस, सॉरी, माइनस 3 mg। ठीक है, माइनस 3 mg और माइनस 2 mg, तो माइनस 5 mg, तो माइनस 5, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू तुम्हारा 10 हो गया, तो 56 माइनस 56 न्यूटन आ जाएगा। तो या तो बच्चों आप दोनों मतलब फॉर्मूले से कर लीजिए, फॉर्मूले के केस में आपको वी नॉट स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर टेंशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए। कौन सा बेटा? एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा लगा सकते हैं बेटा, फिर उसमें आप थोड़ा सा बिल्कुल लगा सकते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। टेंशन बराबर ना एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा, यही बोल रहे हो ना आप? बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चे, क्योंकि थीटा की वैल्यू आप अगर हम 180 डिग्री रखेंगे, cos 180 माइनस हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस 1। बिल्कुल लगा सकते हैं, बस यहाँ पे आप v जो है उस पॉइंट की स्पीड रखिएगा, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों इसका आंसर 6 न्यूटन आएगा। जिन लोगों का सही था बहुत बढ़िया, जिनका गड़बड़ था बच्चों देख लीजिए थोड़ा सा। बोलिए बेटा। हाँ तो वही रखा ना, वी नॉट का स्क्वायर ही रखा ना, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा जब आप ये फॉर्मूला यूज करें। इसमें ध्यान रखिएगा, v उस पॉइंट की स्पीड होगी जहां पे आपको टेंशन निकालना है। ठीक है, नहीं फिर ये v नॉट नहीं रहेगा, ये उस पॉइंट की स्पीड रहेगी जहां पे आपको टेंशन निकालना है। v नॉट इस वाले में आएगा, जो प्लस 3 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg, इसमें v नॉट आएगा। और अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो ये उस पॉइंट की स्पीड जहां पे आपको टेंशन निकाल। चलिए, और देखिए बच्चों एक सवाल। हम्म, बच्चों सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बहुत सवाल आए हैं भाई, तो आप इसको अच्छे से करिए। कुछ डाउट हो तो बेझिझक पूछिए, जितना डिस्कशन करना चाहते हैं करिए। ओके, ये आएगा
सी ऑप्शन ठीक है। बच्चों देखिए, आप टेंशन का फॉर्मूला अगर लिखें आप, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, है ना, प्लस 3 mg कॉस थीटा और माइनस 2 mg। तो अगर आप देखो बच्चों की जो टेंशन है वो, बिकॉज ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल माइनस 2 mg। तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, तो टेंशन ओवरऑल घटेगा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे टेंशन घटता जाएगा बच्चों। तो टेंशन जो है वो 30 डिग्री पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेंशन एट 60 डिग्री। तो T1 30 है और 60 पे T2 है, तो T1 ग्रेटर देन T2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बच्चों, किसी को कुछ इसमें पूछना है? बच्चों एक और सवाल, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरह इसको मत देखिएगा, जनरल सर्कुलर मोशन का है। आप सवाल थोड़ा सा पढ़िए इत्मीनान से और देखिए कि क्या कह रहा है, क्या पूछा गया है। इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फ्रेम में मत सोचिएगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही। आप सवाल पढ़िए आराम से। बोलिए बेटा। हाँ हाँ। जी जी जी, पहले वी नॉट स्क्वायर निकाला कि उसको इनिशियल स्पीड किससे प्रोजेक्ट किया था, फिर उसको रखा टेंशन के फॉर्म। mg का टर्म नहीं आएगा। कारण क्या है, mg का क्यों नहीं आएगा मतलब, या एम वी स्क्वायर बाई एल क्यों नहीं आएगा, मतलब ऐसा क्यों? राइट। ऑप्शन डी। देखो जो बढ़िया सवाल, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पूछा गया। इन्होंने कुछ ऐसा आपसे कैलकुलेशन कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कह रहा है कि एक एंड जो है स्ट्रिंग का लेंथ एल का कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल मतलब बच्चों सिचुएशन ऐसी है कि टेबल इस तरह से है, इसका एक थ्रेड का एक एंड किसी पेग से कनेक्ट कर दिया गया है और दूसरा जो थ्रेड का एंड है वो पार्टिकल से कनेक्ट कर दिया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी आप अगर ऊपर से देखोगे बच्चों तो ये सिचुएशन है कि ये थ्रेड है, ये पार्टिकल है, यहाँ से कनेक्टेड है और सर्कुलर मोशन इस तरह से कर रहा है। अगर टॉप व्यू देखोगे तो ऐसी सिचुएशन। अब सवाल में पूछ रहा है कि if the particle moves in circular speed v, the net force on the particle directed towards the center will be t represents the tension in the string। तो बच्चों देखिए mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा और नॉर्मल ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, टेंशन कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा होगा। नॉर्मल एमजी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं क्योंकि पार्टिकल ऊपर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो। एक ही फोर्स बचेगा टेंशन, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, यही नेट फोर्स होगा। तो टेंशन जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा और एम वी स्क्वायर बाई आर या एल जो है ये प्रोवाइड करेगा। तो टी बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल, एक ही फोर्स लगेगा टेंशन, और आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है ना, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। बोलिए। हाँ हाँ। लगा सकते हैं बेटा, आप सूडो फोर्स लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको पार्टिकल के फ्रेम में जाना पड़ेगा, है ना। पार्टिकल के फ्रेम में जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि यार टेंशन इधर एक्ट करेगा और पार्टिकल ऐसे सूडो फोर्स इधर लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई एल। अब आप कहेंगे कि चूंकि ये रेस्ट पे है तो टेंशन बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल होगा। हाँ कुछ कह रहे थे आप? कि टेंशन माइनस एम वी स्क्वायर बाई एल इतना लगना चाहिए। ठीक है, उसका कारण सुनिए। बी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखिए जब आप ये फोर्स लगा रहे हैं तो आप ये बताइए ये रियल फोर्स है क्या, एम वी स्क्वायर बाई एल? ये सूडो है। इसको केवल इसलिए लाया गया है ताकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को लगा सके।
तो जब भी आपसे सवाल पूछे नेट फोर्स तो आपको रियल फोर्सेस बताने हैं, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप T माइनस एम वी स्क्वायर बाई एल लिख भी लेते हैं बच्चे, तो T माइनस एम वी स्क्वायर बाई एल, आप एम वी स्क्वायर बाई एल को इधर ले जाओ, ये 0 आ जाएगा, ठीक है? तो ये इक्वेशन आपको केवल इतना बता रही है कि जो टेंशन की वैल्यू होगी वो एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर होगी। वो तो हम यहाँ से ही बोल रहे हैं कि टेंशन बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर होगी। अब जो आपको डाउट आ रहा होगा कि सर फोर्सेस तो 2 लग रहे हैं ना, एक टेंशन और एक एफपी, तो ये सूडो है, ये रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है। ये तो हम इसलिए लगा रहे हैं कि भाई नॉन आइडियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें फ्री बॉडी डायग्राम या न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं, इसलिए सूडो फोर्स लगा दिया। तो ये कह सकते हो कि इस फ्रेम में ये जो ये पर्सन ये एक्सप्लेनेशन देगा कि टेंशन जो है वो सूडो फोर्स के बराबर है, तो टेंशन बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल होगा और आंसर आ जाएगा उससे। लेकिन रियलिटी में क्या एम वी स्क्वायर बाई एल एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये तो बस एक जुगाड़ है, एक ट्रिक है, जिससे कि आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगा पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी बच्चों आपसे नेट फोर्स पूछा जाएगा ना, तो वो आपसे रियल फोर्सेस का ही डिस्कशन कर रहा है। कहेंगे नहीं वो सवाल में आपको कि रियल फोर्सेस बताओ, बट नेट फोर्स उसमें कभी सूडो फोर्स का चर्चा नहीं करते, रियल फोर्स की ही बात होती है। बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वहां पे टेंशन आता, एमजी का कंपोनेंट लेना पड़ता, फिर जाके आंसर। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल नहीं लगाते, मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है? अब मैंने इसमें आपको सवाल बोल दिया कि उसका एक एंड कनेक्टेड है, लेंथ एल है और इसको कुछ स्पीड दे दी गई है, सफिशिएंट इनफ कि वो सर्कुलर मोशन कर ले रहा है। जब वो किसी एंगल थीटा पे है, ठीक है? किसी एंगल थीटा पे है, तो बताइए उसपे नेट फोर्सेस क्या-क्या लग रहे होंगे? तो फिर आपको देखिए सारे फोर्सेस लिखने पड़ेंगे इस पे लगने वाले, है ना? जैसे मैं बोल दूं कि बताओ थीटा एंगल बताओ नेट फोर्स क्या-क्या होंगे? तो नेट फोर्स देखिए क्या-क्या होंगे इसमें, ग्रेविटी होगा, ठीक है? ग्रेविटी होगा, टेंशन होगा, ये 2 फोर्सेस होंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है? वो इस पे नेट फोर्स होगा। अब इसमें आप सूडो को नहीं कंसीडर करना चाहिए आपको, क्योंकि सूडो नॉन मतलब वो रियल फोर्स नहीं है। तो सूडो को इंक्लूड करके आंसर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सूडो को नहीं, जो रियल फोर्सेस लग रहे हैं टेंशन और एमजी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट फोर्स होगा, ठीक है? हाँ, वहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब बैलेंस करके आप क्या टेंशन बराबर एमजी कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, मतलब ये एंगल थीटा है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो बच्चों यहाँ से अगर टेंशन की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या लिखोगे? टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ? ये अगला सवाल हमारा इसी पे बेस्ड है, खैर तुम लोगों ने पूछ लिया तो चलिए कर लेते हैं डिस्कशन। टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? तो क्या बच्चों ये टेंशन बराबर एमजी कॉस थीटा, ये बस बता दो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? टी बराबर एमजी कॉस थीटा। एफ पी साइन थीटा लगेगा, ओके। चलिए मैं लिख देता हूँ टी बराबर एमजी कॉस थीटा प्लस एफ पी साइन थीटा। बच्चों सहमत हो आपसे कि ये सही है स्टेटमेंट या अभी और कुछ चेंजेस हो सकते हैं? टी कॉस थीटा प्लस एफ पी साइन थीटा, बताइए ये टेंशन की वैल्यू सही है या अभी भी सही है? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। जो गलत कह रहे हैं बच्चे उसमें क्या चेंजेस करें कि सही हो जाए? खाली एफ पी होगा, बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम है आपका? बहुत सही भास्कर जी, एकदम सही बताया आपने। एफपी होगा बच्चों, एफपी का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो ना, तो टेंशन इस तरह से हो गया, ये टेंशन हो गया। अब एमजी के आप कंपोनेंट लेंगे तो एमजी कॉस थीटा तो इधर आ गया। अब अगर आप पार्टिकल के फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आपको एक सूडो लगाना पड़ेगा, और सूडो हमेशा सेंटर के ऑपोजिट लगता है, तो इसका सेंटर इधर है तो सूडो ऑपोजिट होगा, ये सूडो हो जाएगा। अब सूडो कुछ इस तरह से होगा, तो ये जो पर्सन है इसके लिए पार्टिकल रेस्ट पे, तो कहेगा टेंशन जो है बैलेंस कर रहा है सूडो फोर्स और एमजी कॉस थीटा, है ना? तो ये बात सही है कि टेंशन की वैल्यू यहाँ पे mg cos थीटा प्लस fp आएगी। बच्चों आखिरी सवाल है अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, प्रॉपर आपको कैलकुलेशन कराएगा, याद किए हुए रिजल्ट से इसका आंसर नहीं आएगा। अम, इसमें बच्चों ना स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालते समय आप पढ़ लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको मदद करूंगा इसमें।
तो जो आपको स्पीड ऑफ द पार्टिकल बतानी है और टेंशन बताना है स्ट्रिंग का व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा टू विद द वर्टिकल। तो सिचुएशन देखिए कुछ ऐसी है कि आपको ने पार्टिकल को एक ए पॉइंट ले गए और यहाँ से रेस्ट पर से रिलीज कर दिया, है ना? रेस्ट पर से आपने रिलीज करा थीटा 1 एंगल से। तो जब ये थीटा 2 पहुंच जाएगा बच्चों, इसके पास कुछ ना कुछ नॉन जीरो स्पीड हो जाएगी, ये कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी स्पीड की। तो पहले सवाल में तो यही पूछा है आपसे कि स्पीड बता दीजिए पार्टिकल की कितनी होगी। तो बच्चों इसमें पहले वाले हिस्से के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन सोचिएगा, फाइनल मैकेनिकल बराबर इनिशियल मैकेनिकल, ये आपको आंसर दे देगा। और दूसरे के लिए फिर आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा थीटा 2 पे। तो दोनों सवाल कर लीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। √2 GL स्पीड, थीटा 1 थीटा 2 के कुछ टर्म्स नहीं आ रहे। हाँ हाँ, बोलिए, कुछ कह रहे थे कोई। √2 GL cos थीटा 1 थीटा 2 का कोई उसमें नहीं है। बच्चों देखिए, आप ना अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, अगर आप बस एक आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप याद करिए, अगर आप पार्टिकल बच्चों यहां से छोड़ें, ठीक है, यहां से छोड़ें और पार्टिकल ऐसा घूमता हुआ पूरा यहां तक आए, तो कोई बच्चे जिसको आइडिया हो कि उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी जब यहां से रिलीज करो और वो एकदम बॉटम तक पहुंच जाए, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? वेरी गुड। हाँ, तो अब अपने जो भी आपका आंसर आया है, थीटा 1 में डाल दो 90 डिग्री और थीटा 2 में डाल दो 0। अगर आपका मैच कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही। हाँ, बोलिए बेटा। ओके, ये बच्चों देखो ओके, देखिए बेटा, कॉस थीटा मतलब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों के टर्म्स आना चाहिए स्पीड के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपकी मदद करता हूँ, समझाता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आप फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कर लीजिए, ठीक है। अब फाइनल मैकेनिकल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, तो आप कहीं पे आपको रेफरेंस लेना है बच्चों, तो आप ये मान लीजिए रेफरेंस आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है। तो ठीक है, और इनिशियल पोजीशन बच्चों यही है आपकी, ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन को ही हम लोग रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। तो जब फाइनल आप लिखेंगे तो यू फाइनल प्लस के फाइनल बराबर यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। यू फाइनल चूंकि पार्टिकल फाइनल में आ जाएगा तो फाइनली रेफरेंस लाइन है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे हाफ mv², ठीक है, बराबर यू इनिशियल, क्योंकि आप यहां से रिलीज कर रहे हैं बेटा, तो ये जो हाइट होगी h, यही इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और k इनिशियल 0 क्योंकि वहीं से आप
रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये h कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए? बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा। h की वैल्यू निकालने के लिए तो देखिए बेटा, ये जो लेंथ है ना, ये वाला, ये l cos थीटा 1 के बराबर है, ठीक है। ये वाला लेंथ, किसी को डाउट तो नहीं ना इसमें? ये वाला लेंथ l cos थीटा 1, और ये जो लेंथ है बच्चों, ये वाली, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक, ये l cos थीटा 2 के बराबर है। तो जो बेटा बातें नहीं करिए, ये जो बीच वाली हाइट हो जाएगी, इसमें l कॉमन ले लीजिए, है ना, ये हो जाएगी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ये जो h है बेटा, ये l cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, जो v स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आएगी, वो जो हम लोग लिखते हैं v स्क्वायर बराबर 2gh, तो 2gh की वैल्यू बच्चों हो जाएगी l ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। तो v बराबर अंडर रूट ऑफ 2gl ब्रैकेट के अंदर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। अब चेक करना बच्चों सही है कि नहीं कैलकुलेशन। यहां से मान लीजिए रिलीज करते हैं, मतलब थीटा 1 90 हो गया, थीटा 1 90 यानी ये 0, और जब यहां से घूम करके यहाँ पे पहुंचेगा, थीटा 2 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो अंडर रूट 2g। बच्चों ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, पहले पार्ट का तो ये आंसर होना चाहिए। किसी बच्चे का सही था ये? किनका किनका सही था? बोलिए बेटा। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बच्चों दूसरे पार्ट का सवाल, अच्छा देखिए, v आपने निकाल दिया, देखिए मैंने आपकी बहुत बड़ी मदद कर दी, v आ गया, यहां से रिलीज करा इस पॉइंट पे v। अब बच्चों ये मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने काफी कैलकुलेशन, काफी डिस्कशन किया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो टेंशन की वैल्यू आप लोगों से बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि काफी सारे बच्चे निकालेंगे इसको। ओके, फिर आप v की जगह क्या रखेंगे? हाँ हाँ, गुड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे, हाँ हाँ बोलिए। एम जी ब्रैकेट के अंदर 3 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, है ना? ओके। बच्चों जब ये पार्टिकल ऐसा रिलीज करेंगे और मान लीजिए बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो बी पॉइंट की स्पीड तो हमने निकाल ली है। अब अगर इस पे टेंशन निकालना, बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तो टेंशन कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपको कंपोनेंट्स लेने हैं mg के, ठीक है। तो एक इधर mg का कंपोनेंट आएगा बच्चों mg cos थीटा, mg cos, क्योंकि ये वर्टिकल से बच्चों इस मोमेंट में थीटा 2 बना रहा है, तो mg cos थीटा 2। अगर आप पार्टिकल के फ्रेम से चले जाते हैं तो बच्चों आपको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो टेंशन की वैल्यू जो होगी वो होगी सूडो फोर्स, यानी एम वी स्क्वायर बाई एल, ये तो होगा ही होगा, प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल बच्चों सूडो फोर्स, प्लस एम जी कॉस थीटा 2। चलिए रख देते हैं वैल्यूज, तो एम बाई एल
और वी स्क्वायर बच्चों मतलब ये पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो 2gl ब्रैकेट के अंदर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, 2gl ब्रैकेट के अंदर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये बच्चों कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि यार बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही, पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो 2 ये रख दिया और प्लस mg cos थीटा 2 तो आएगा ही आएगा। ये बन जाएगा बच्चों 2 mgl cos थीटा 2, 2 mgl cos थीटा 2 माइनस 2 mgl cos थीटा 1 प्लस mg cos थीटा 2। तो जो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 mg cos थीटा 2 प्लस mg cos थीटा 2 ये मिलके बन जाएगा 3 mg cos थीटा 2, 3 mg cos थीटा 2 माइनस 2 mg cos थीटा 1। तो मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि इधर उधर है तो आप चेक कर लीजिए। 3 mg cos थीटा 2 माइनस 2 mg cos थीटा 1। कोई कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन आपको लग रहा है कि सर ये क्यों लिख दिया या फोर्स ऐसा लिखना चाहिए, तो भी आप जो भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो आप पूछना चाहते हैं तो किसी बच्चे का आया था बेटा सही 3 mg cos थीटा 2 माइनस 2 mg cos थीटा 1? बोलिए बोलिए। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, कहने का तरीका बस बदल जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सूडो फोर्स नहीं लगेगा अगर आप इनर्शियल फ्रेम से लगाएंगे। देखिए मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ऐसा लिखेंगे टेंशन इधर, mg cos थीटा 2 इधर, फिर आप बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इधर है, तो t जीत रहा है तभी तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इधर है, t माइनस mg cos थीटा 2 बराबर mac, और फिर ac की वैल्यू आप रख देंगे v स्क्वायर बाई। ठीक है, तो कहने का तरीका बदल जाएगा, बाकी इनर्शियल फ्रेम हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम हो आंसर सेम आएगा। t बराबर mg cos थीटा 2 पिछले वाली स्लाइड में, नहीं नहीं mg cos थीटा 2 प्लस लिखवाया होगा mv स्क्वायर बाई एल। ये देखो mg cos थीटा प्लस fp है ना, सूडो फोर्स तो आएगा, इसी की बात कर रहे थे आप। fp आया है देखिए, ये t बराबर mg cos थीटा किसी ने बोला था, ये गलत है, इसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। t बराबर fp mg cos थीटा प्लस fp। डन है बच्चों ये सवाल? ठीक बच्चों हटा रहा हूं मैं ये स्लाइड। ठीक है, और बच्चों किसी का कुछ आ रहा है? अच्छा दो दो चीजें सेम दे रखी हैं बच्चों इसमें, mg हटा दो आप, मतलब 3 हटा दो, केवल mg प्लस अंडर रूट 2gl। ये आ रहा है? ठीक, तो बच्चों इसमें देखिए अगर आप इस हाइट से छोड़ेंगे पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी पे आपको लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे स्पीड निकालना है बच्चों, स्पीड अंडर रूट 2gl ही आ जाएगी, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से लगाएंगे अंडर रूट 2gl स्पीड आ जाएगी। और अगर आप पॉइंट बी पे टेंशन निकालना चाहें बच्चों, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, पार्टिकल के फ्रेम में चले जाएंगे तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ, तो टेंशन की वैल्यू बच्चों Fp प्लस mg हो जाएगी। ठीक है, Fp हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, तो m, और बच्चों चूंकि स्पीड यहाँ पे 2gl हो जाएगा तो mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2mg प्लस mg 3mg आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो भी कर सकते हैं बच्चों, वी नॉट की जगह अंडर रूट 2gl रखिएगा और थीटा की वैल्यू 0।
किसी कुछ पूछना है बच्चों, पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो। एक और सवाल। सी पॉइंट पे स्पीड है बच्चों ऊपर की तरफ √7 GR। आपसे पूछा है डी पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, डी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, और एच की वैल्यू पूछी, हाइट कितनी है डी पॉइंट पे। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन डी पॉइंट पे mg 6 mg। नॉर्मल 6 mg आ रहा है, ठीक है, और स्पीड √5 GR, और हाइट बच्चों स्पीड अगर डी पे निकालना है आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों आ जाइए। सबसे पहले डी पे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए बच्चों, सबसे सही तरीका है। ठीक है? इस पॉइंट पे इनिशियल मान लीजिए और टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चों फाइनल मान लीजिए। और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, अब इनिशियल जो पॉइंट है बच्चों उसी को रेफरेंस लाइन मान लीजिए, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो आप हाफ एम वी स्क्वायर यानी 7 GR बराबर फाइनल बच्चों लिखोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम, वेलोसिटी एट डी निकालना है, प्लस mgh, तो जो इनके बीच का जो हाइट है वो r के बराबर है। ठीक है, तो mgr ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो m m m कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 GR बराबर vd स्क्वायर प्लस 2 GR। बच्चों ये इधर आ जाएगा, vd की वैल्यू आ जाएगी √5 GR। तो बहुत सारे बच्चों ने यार सही बताया था, डी पे स्पीड √5 GR। कितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठा दीजिए तो बेटा। ओके, अगला सवाल बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन एट डी। तो कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा कि नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना चाहिए ताकि नॉर्मल रिएक्शन आ जाए पॉइंट डी पे। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों नीचे की तरफ लगेगा, मानते हो ना ये बात, और mg भी नीचे की तरफ हो तो हमेशा लगता है। पार्टिकल के फ्रेम से बना रहे हैं तो बेटा सूडो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, सूडो फोर्स बच्चों इस केस में ऊपर की तरफ लगेगा, सेंटर क्योंकि नीचे की तरफ है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों को मिलके सूडो फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी सूडो फोर्स माइनस mg। हाँ, सूडो फोर्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे mv²/r होगी, क्योंकि पॉइंट डी पे निकाल रहे हैं तो m/r, और पॉइंट डी पे जो स्पीड है वो 5 GR के बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 mg माइनस mg, बच्चों मेरे हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन 4 mg आना चाहिए। आया क्या तुम लोग कभी 4 mg, या कुछ अलग आ रहा है तो फिर देखो जरा, या मेरे साथ डिस्कशन कर लो। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 6 mg आ रहा है। 6 mg नहीं आएगा बेटा, नॉर्मल और mg दोनों नीचे, fp ऊपर, तो नॉर्मल और mg मिलके fp को बैलेंस कर रहे होंगे,
नॉर्मल की वैल्यू mg में से fp घटाना पड़ेगा बेटा, तो 4 mg आएगा, 6 mg नहीं आएगा। हाइट के बारे में कुछ कहना चाहें बच्चों? हाइट कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया भी दे सकते हैं तो बता दीजिए। बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली, ओके। अच्छा 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 अच्छा, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकाली बेटा, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? वी नॉट स्क्वायर बराबर ऐसा वाला? हाँ हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। अम, आप इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल दीजिए, एक जैसा ये कर कर रहे हैं बच्चे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लीजिए और mg हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। एक और तरीका है बच्चों, कि आप इस पॉइंट पे, है ना, इसको आप मान लीजिए कि आपका ये इनिशियल है, यहाँ से ब्लॉक छोड़ा गया है और ब्लॉक ऐसा घूम के यहाँ पे पहुंच गया, मैं इसको फाइनल मान लेता हूँ इस वाले पॉइंट। तो इनिशियल मैकेनिकल तो इनिशियल काइनेटिक 0 है। अब इनिशियल पोटेंशियल बच्चों आप लिखना चाहते हैं, ये रेफरेंस लाइन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है, तो ये वाली हाइट बचेगी बच्चों h माइनस आर। ये हाइट h माइनस आर के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ तक h है, अब आप r ऊपर चले गए ना, यहाँ पे पॉइंट सी पे ये फाइनल है, तो ये हाइट h माइनस आर होगी। तो काइनेटिक 0 क्योंकि रिलीज कर रहे हैं, और पोटेंशियल हो जाएगी बच्चों mg h माइनस आर, ठीक है, बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल चूंकि पार्टिकल रेफरेंस लाइन पे ही आ गया है, फाइनली यहाँ पे पार्टिकल है, तो रेफरेंस लाइन है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू है बच्चों 7g, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g आप कैंसिल कर दीजिए, बचेगा h माइनस आर बराबर 7g r/2। तो h की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 7g r/2 प्लस r, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों 9g r/2 है। तुम लोगों को क्या आया है? सॉरी सॉरी, जी तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था ना, तो हाँ, तो ये आपका 7r/2 बचेगा, और h की वैल्यू आ जाएगी 7r/2 प्लस r, बच्चों ये आ जाएगा 9r/2। जिन्होंने बच्चों यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बी पे स्पीड निकाल के फिर एच निकाला था, आप लोगों का कितना आया था बेटा? सेम आना चाहिए ना? हाँ हाँ, 9/2 आर ही आना चाहिए। कुछ डाउट हो बच्चों की कैसे कर रहे हैं, क्या है, तो आप पूछ लीजिए, बाकी सवाल ऐसे ही हल होगा ये वाला। बोलिए। देखिए जैसे यहाँ से पार्टिकल शुरू कर रहा है, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट हो गई, यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है, और हम लोगों ने फाइनल यहाँ पे कंसीडर कर रहा है कि ये जब यहाँ पहुंच गया, तो ये फाइनल सिचुएशन है, ये वाली, ये जो लाइन खींच रहे हैं जहाँ पे वो सी पॉइंट पे है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये वाली, ठीक है, ये फाइनल है। तो शुरुआत यहाँ से की, फाइनल ये रेफरेंस लाइन ये हो गया। तो अगर ये पार्टिकल पूरा यहाँ तक आता, यहाँ से शुरू करता और यहाँ रेफरेंस लाइन होती, तो कितना हाइट नीचे आ जाता? एच आ जाता ना नीचे। अब चूंकि हमारा रेफरेंस ये है, तो यहाँ रेफरेंस है, ये वाला हाइट आर ऊपर चला गया, तो जो बची हुई हाइट कितनी होगी? एच माइनस आर, यहाँ तक आर था और आर ऊपर चले गए आप, तो एच माइनस आर बचा, क्योंकि ये जो हाइट है वो आर के बराबर, रेडियस के बराबर है ना, तो फिर हाँ 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 हाँ, आर के बराबर आ रहा है। फाइनल आंसर एच की वैल्यू, देखिए आर के बराबर तो नहीं होगी बेटा। आर के बराबर क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से आप पार्टिकल को रिलीज करते, आर के बराबर मान लीजिए हाइट लेते, तो पार्टिकल रिलीज होने के बाद यहीं तक पहुंचता और सी पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है ना। अगर आप मान लीजिए यहीं से रिलीज करते, तो यहाँ से जाता है और यहीं तक रुक जाता और फिर वापस आ जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आर के बराबर तो नहीं होगी। आप चाहो बच्चों, अगर किसी को कंफ्यूजन है, तो मैं बी पॉइंट पे भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा के निकाल सकता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है। तो बी पॉइंट पे आप क्या करोगे? सबसे पहले बी पॉइंट पे स्पीड निकालोगे,
अब बी पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, या तो ये दोनों पॉइंट ले लीजिए या तो ये दोनों पॉइंट लीजिए, तो सी बी ले लीजिए या तो बी डी ले लीजिए। मैं सी बी ले लेता हूँ। तो बी पॉइंट पे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे बी बी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो, क्योंकि बी पॉइंट पे ही रेफरेंस ले लेता हूँ। फिर हाफ एम स्पीड एट सी का स्क्वायर करेंगे, स्पीड एट सी का स्क्वायर हो जाएगा 7 जी आर, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगी एम जी आर। तो यहाँ से देखिए एम 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 हटा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 जी आर प्लस 2 जी आर, ये बराबर देखिए 9 जी आर के आ जाए। ठीक है, और इसको आप फिर ये बी पॉइंट पे स्पीड है 9 जी आर, अंडर रूट 9 जी आर, तो आप अब यहाँ पे लिख दीजिए एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, स्पीड एट बी का स्क्वायर 9 जी आर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल करो, एच बराबर 9r/2, है ना। तो कहीं से भी आप करिए, आंसर आपका सेम आएगा, रेफरेंस कहीं पे भी ले लीजिए। मथुरा पाठशाला बेटा माइक बंद कर लीजिए, जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज माइक बंद कर लीजिए। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, हाँ, तब हाँ, तब भी आंसर सेम आएगा, बस उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब आप यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं, तो ये जो हाइट होगी, ये फिर आपको लिखनी पड़ेगी h माइनस बार, समझ रहे हैं? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हाइट h माइनस 2r होगी, क्योंकि टोटल h है, फिर आप 2r ऊपर चले गए तो h माइनस 2r इफेक्टिव हाइट बचेगी। तो उससे भी सेम ही आएगा, बट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा बस कि जहाँ पे लगा रहे हैं आप, वो हाइट सही लिखनी चाहिए आपको। बोलिए। 3 mg। बच्चों अब इसमें मैं एक दो सवाल आपको होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। अच्छे सवाल हैं, आप अटेम्प्ट करिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि और किस टाइप के बन सकते हैं। एक ये होमवर्क है, लास्ट में रहे। नहीं नहीं, क्यों जल्दी क्यों करेंगे? नहीं 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 नहीं, अगला टॉपिक शुरू करना है। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, पावर। हम्म। चलिए बच्चों, पावर की कोई बेसिक डेफिनेशन बता दे, बहुत जनरल टर्म है, बहुत बार हम लोग यूज करते हैं। पावर कैसे डिफाइन? वर्क पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बच्चों, इसकी ठीक है, देखिए वर्क निकालना। हाँ, वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। तो बच्चों ये पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, लगभग सारे बच्चों ने एकदम सही बताया और करेक्ट डेफिनेशन भी है। हाँ, क्या डेफिनेशन बोले हो? कार्य, समय को ऊर्जा कह दोगे? हैं? कार्य करने में, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हाँ, ऊर्जा एनर्जी। खैर, तो बच्चों ये हाँ, देखो अच्छा बच्चों, ये पावर है ना, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज पावर। अब इसमें देखिए बच्चों, जितना आपने वर्क किया उसको समय से डिवाइड कर देंगे, पावर मिल जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। इसको थोड़ा सा कोई अगर बच्चे किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा हो कि पावर डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है, हम लोग वर्क अपॉन टाइम डिफाइन कर लेते हैं, आप सबने सही बताया। जैसे हम लोग मशीनों की पावर बताए ना कि ये इतने किलोवाट की है, ये 15 किलोवाट की है, ये 5 किलोवाट की है, तो हम 15 किलोवाट या 5 किलोवाट अगर हमें बिजली की बचत ना करनी हो, हम उस खर्चे को छोड़ दें, तो 5 किलोवाट और 15 किलोवाट में जाहिर सी बात है 15 किलोवाट का पावर ज्यादा है। बट पावर ज्यादा होने से बच्चों फर्क क्या पड़ता है, मतलब क्या चीज हो जाती है जिसकी वजह से हम ज्यादा पावर की चीजें या कम पावर की चीजें लेते हैं, तो उनमें अंतर क्या होता है, ज्यादा पावर की चीज और कम पावर की चीज में अंतर क्या होता है? वेरी गुड,
सही बात है। पावर बच्चों डिफाइन करने का कारण ही यही है कि हम देखिए पावर काम तो करना है ना? एनर्जी तो खर्च करनी है, पर कौन कितना जल्दी काम खत्म कर लेता है या कौन कितना जल्दी कौन कितनी जल्दी वर्क कर लेता है, कितने कम समय में वर्क कर लेता है, तो उसका उतना ज्यादा पावर होगा। ठीक है? तो ज्यादा पावर का मतलब है कि कम समय में काम कर लेना पहली चीज, या गिवन टाइम में ज्यादा वर्क कर लेना। ठीक है? तो ज्यादा पावर से मतलब ये होता है कि कम समय में वो ज्यादा काम कर लेगा, या फिर काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए ज्यादा पावर या ज्यादा हॉर्स पावर हम लोग प्रेफर करते हैं। खैर, तो पावर बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, पावर स्केलर वर्क वेक्टर स्केलर है। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, इसको यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, या फिर बच्चों हॉर्स पावर, है ना? मशीनों की जनरली हम लोग हॉर्स पावर में एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा बच्चों, वॉट और हॉर्स पावर में रिलेशन पता है क्या? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। बिल्कुल। चलिए बच्चों, थोड़ा सा कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, और फिर मैं आपको इसमें थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन कराऊंगा। लिखिए बच्चों, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। हॉर्स पावर यार मशीनों की हम लोग जनरली जो है पावर हॉर्स पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? और इसका मतलब 746 वॉट ही होता है। उसका कैलकुलेशन पूछ रहे हो क्या तुम? कैलकुलेशन कैसे आता है? मीनिंग अश्व शक्ति, अरे हिंदी का हिंदी से क्या ही मतलब, वो शायद फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना चाह रहा है ना बेटा, तुम फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ, रुको मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे सोचना। 746 वॉट का कैलकुलेशन से मैं थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश। ठीक है, मुझे तो 1 मिनट दो सोच। पावर लिखिए बच्चों, रेट ऑफ वर्क डन इज, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। बच्चों फिर आपको ये लिखना है, स्केलर क्वांटिटी है, जूल पर सेकेंड या वॉट एसआई यूनिट होगी। हॉर्स पावर बच्चों एसआई यूनिट नहीं है, तो कहीं पे है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लिख लीजिए, फिर लास्ट में डायमेंशन लिख लीजिएगा। और मुझे थोड़ा सा बच्चों डायमेंशन बता भी दीजिएगा कि डायमेंशन आपने कितना लिखा। बच्चों इसमें जो डायमेंशन आएगी, हाँ, ml2t-3। बच्चों 2 मिनट और थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर लिखते हैं। एवरेज पावर बच्चों डिफाइन करते हैं, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, ये एवरेज पावर हो गई। तो पावर बच्चों दो तरीके से डिफाइंड है, एक एवरेज पावर होती है, एक इंस्टेंटेनियस पावर होती है। ठीक है, दो पावर है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों डिफाइन होती है। वर्क कभी भी इंस्टेंटेनियस नहीं होता, तो एवरेज वर्क कहना या इंस्टेंटेनियस वर्क कहना उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वर्क करने के लिए आपको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, थोड़ा ड्यूरेशन चाहिए। तो वर्क कभी भी इंस्टेंटेनियस वर्क डिफाइन नहीं होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन होती है बच्चों। इंस्टेंटेनियस पावर क्या बेटा? हाँ, राइट राइट। तो हाँ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली एवरेज पावर निकालने के लिए मान लीजिए वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, तो आपको वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना? तो एवरेज पावर निकालने के लिए बिल्कुल कुछ सवालों में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, अभी देखेंगे हम। इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के बच्चों रेट ऑफ वर्क डन है ना, dw/dt। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, तो कुल मिला के बच्चों आपको ध्यान देना है कि वर्क इंस्टेंटेनियस नहीं होता, लेकिन पावर इंस्टेंटेनियस डिफाइंड होती है। बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा और मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, तो इंस्टेंटेनियस पावर बराबर हो जाएगा
डी डी टी ऑफ वर्क डन। वर्क डन बच्चों होता है एफ डॉट एस। ठीक है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर बच्चों फोर्स वेरिएबल है तो फिर नहीं लिख पाएंगे। आपके पास जो सवाल आएंगे उनमें से मोस्टली सवालों में बोला जाएगा फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है बच्चों तो एफ बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के लिए बन जाएगा एफ डी डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डी डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। हाँ, तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। बच्चों वेलोसिटी और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी यानी पावर स्केलर है। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इस पे कुछ सवाल करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। आइए बच्चों सवाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, फोर्स वेरिएबल, मैं समझा नहीं मतलब। अगर फोर्स चेंज हो रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं? ठीक है, फोर्स चेंज होगा बेटा तो फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों टर्म्स को, जैसे प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट करते हैं वैसे करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, जैसे ये इन्होंने सवाल पूछा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए बच्चों ध्यान से जरा, जब आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे ना वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, तो इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए। एफ डॉट वी का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी, एफ डॉट, तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा हो, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसपे फोर्स लग रहा हो, ठीक है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और इस पे कुछ फोर्स लग रहा है और ये कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से। एक समझाने के लिए ले रहा हूं बच्चों कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ 10 न्यूटन है और ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। मास कुछ ले लीजिए आप 2 किलो। बस मुझे हाँ नाम में जवाब दीजिएगा। बच्चों अगर ये फोर्स लग रहा है, 2 किलो मास है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी लगातार चेंज होगी? क्या लगता है बच्चों? कांस्टेंट होगी या लगातार चेंज होगी वेलोसिटी? चेंज होगी। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो वेलोसिटी हर मोमेंट में चेंज होती जाएगी। तो मान लीजिए थोड़ी देर बाद बच्चों, जैसे यहाँ पे ये 10 न्यूटन था, 10 मीटर पर सेकंड था, फोर्स 10 न्यूटन रहा, कुछ देर बाद चलने के बाद मान लीजिए किसी मोमेंट पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो, ठीक है? तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो फोर्स पावर डिलीवर कर रहा होगा और यहाँ पे जो फोर्स पावर डिलीवर कर रहा होगा वो अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे जो पावर डिलीवर हो रहा होगा वो फोर्स 10 न्यूटन इंटू वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 100 वाट पावर डिलीवर हो रहा है यहाँ पे। जब बच्चों यहाँ पे निकालेंगे आप पावर तो 200 वाट डिलीवर हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हर इंस्टेंट पे जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, हर इंस्टेंट पे जो पावर सोर्स है जहां से पावर मिल रही है वो हर इंस्टेंट पे बच्चों पावर की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी, ठीक है? अब इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो क्या ध्यान रखना है? जिस मोमेंट पे आपको निकालने के लिए बोला जाए उस मोमेंट का फोर्स डॉट उस मोमेंट की वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? तो अगर आपके पास फोर्स वेरिएबल है तो ऐसा नहीं कि आप ये फॉर्मूला ही नहीं लगाओ। देखिए पावर का मतलब होता है एफ डॉट वी, तो जिस मोमेंट पे आपसे पावर पूछा गया है उस मोमेंट पे लगने वाला फोर्स डॉट उस मोमेंट की वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये इंस्टेंटेनियस पावर होता है। तो जिस मोमेंट का फोर्स उसी मोमेंट की वेलोसिटी, सीधा आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा उनके बीच। क्लियर है? कुछ सवाल कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। हाँ, एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखिए
बच्चों आज आना चाहिए अब तक तो आंसर। 400। बच्चों तुम लोग बहुत समय ले रहे हो यार, आसान सा सवाल है भैया। 400 वाट आ रहा है। चलिए सबसे पहले बच्चों वर्क डन निकाल लीजिए। तो ब्रिक्स का वेट है 800 न्यूटन और 20 मीटर तक ऊपर उठाया जा रहा है। ठीक है, तो 800 न्यूटन के बच्चों ब्रिक्स हैं और ऊपर उठाया जा रहा है 10 मीटर, 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर ऊपर उठाया जा रहा है। तो बच्चों कितना लिफ्ट ने काम किया होगा इन ब्लॉक्स को यहां से ऊपर उठाने के लिए? mgh। ठीक है, तो 800 mg हो गया बच्चों और h की वैल्यू 20, इतना वर्क किया जा रहा है। पावर निकालना है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क है बच्चों 1600, 16000 और टाइम है 40। कैंसिल करिए बच्चों, 400 वाट आएगा। आया है बच्चों, समझ में आ गया था ना ये आंसर सबको? हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो भैया पूछ लेना, है ना, आसान आसान से सवाल है। हाँ करिए करिए। ठीक। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। हाँ बोलिए। ग्रेविटी का वर्क निगेटिव आएगा, लिफ्ट का तो पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि लिफ्ट तो नॉर्मल लगाएगी ना। ठीक है, मतलब ये जैसे ब्रिक है, इस पे mg नीचे लग रहा है, पर लिफ्ट इस पे नॉर्मल लगा रही है ऊपर, तो लिफ्ट का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ग्रेविटी का निगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, एक और सवाल बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, गड़बड़ नहीं करिएगा। सब कोई आंसर बताइएगा भाई इसका। सबका आ रहा है ना बच्चों फर्स्ट ऑप्शन? ठीक है, mgh डिवाइड बाय समय, तो mgh और समय बच्चों 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा 40,000 आएगा, है ना। 40,000 मतलब 40 किलोवाट, सही। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, mgh डिवाइडेड बाय टाइम। और देखिए बच्चों, बताओ बच्चों जल्दी से। ऑप्शन ए, F.V। ठीक है, अगला सवाल देखिए। बच्चों F.V का ही एप्लीकेशन है, थोड़ा सा बस फोर्स का दिमाग लगा लीजिएगा, ये फोर्स कितना। बी और सी दो ऑप्शन आए, ए बी सी तीन ऑप्शन आए। और बताइए बच्चों। बी।
24 आ रहा है। ठीक है। कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा कि कैसे करेंगे? कोई भी आप में से? ठीक है, बताइए बेटा कैसे फ्री बॉडी डायग्राम 2 मीटर पर सेकंड से तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है और दिया है कि 2000 न्यूटन नीचे लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स 1000 तो 10,000 हो जाएगा ना बच्चों? हाँ, तो अब नीचे की तरफ 12,000 न्यूटन नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो लिफ्ट अगर चाहती है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव करे, तो बच्चों देखिए इसमें जो चीज सोचनी थी बस वो यही थी कि लिफ्ट को भी ऊपर की तरफ 12,000 न्यूटन लगाना पड़े। ठीक है, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मेंटेन करके जाएगा, क्योंकि इससे कम ज्यादा हुआ तो फिर ये एक्सेलरेट करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं मेंटेन होगा। तो लिफ्ट को जो पावर देनी पड़ेगी बच्चों वो एफ डॉट वी। तो ऊपर लिफ्ट का 12,000 न्यूटन फोर्स है और वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, कॉस जीरो है ना, 24,000 वॉट बच्चों आंसर आ जाएगा। 24 किलोवाट आंसर आएगा, बी ऑप्शन सही है। कितने बच्चों को आ गया था बी ऑप्शन? हाथ उठा दो जल्दी से। ठीक है, कुछ डाउट, कुछ समस्या, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, या ये तरीका भी हो सकता है, तो पूछ लीजिए बच्चों, कुछ भी आपको लग रहा है ऐसा। क्या क्या? देखिए 2000 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, कुछ लिफ्ट ऊपर नीचे मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स 2000 न्यूटन है। और बोला गया कि 1000 के लिए क्या बेटा? फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, 2000 न्यूटन, और ये 1000 केजी है, तो mg 1000 मतलब 1000 में आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। 10,000 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, 2000 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों को जोड़ेंगे 12,000। अगर लिफ्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाना है तो लिफ्ट को ऊपर इधर 12,000 लगाना पड़ेगा, तो एफ वी सीधा सीधा एफ वी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 12, वी 2 और कॉस 0 वैल्यू 1। आइए बच्चों अगला सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी गड़बड़ नहीं करिएगा। फिर से एफ डॉट वी ही है। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों फोर्स दिया है, मास दिया है, तो पहले एक्सेलरेशन निकालिए, फिर वहां से वेलोसिटी निकालिए। तो फोर्स वेक्टर की मदद से पहले वेलोसिटी वेक्टर निकालिए, फिर डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा। Okay? और बच्चों बताइए भाई, एक ही आंसर आया अभी तक। Okay? सब कोई फोर्थ आ रहा है बच्चों? ठीक, और बच्चों कर लीजिए जल्दी से, फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक। कोई बच्चों आप में से एक्सप्लेन करना चाहिए कि सर ऐसा सोचा गया या ऐसा कर सकते हैं? बोलिए बेटा। हाँ, ठीक, डॉट प्रोडक्ट ले लिया है ना। ठीक, तो ये बच्चों देखिए मास चूंकि 1 किलो है तो यही आपका एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वही आ जाएगी 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर
जे कैप, क्योंकि एक्सेलरेशन को आप डीवी बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, dt इधर भेज दीजिए बच्चों, तो dv बराबर आ जाएगा 2t dt आई कैप प्लस 3t स्क्वायर dt जे कैप। अब वो जो वेलोसिटी आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना? तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे मिल जाएगा टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। बच्चों आप लोग को भी यही मिला था क्या वेलोसिटी? टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। अब चूंकि पावर होता है बच्चों वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, ठीक है? तो एफ बच्चों हमारे पास 2t आई कैप है, तो 2t को आप टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2t क्यूब, आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट। जे कंपोनेंट को 3t स्क्वायर से टी क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3t की पावर 5 ये आ जाएगा 2t क्यूब प्लस 3t पावर 5, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों सबको ये? ठीक, कितने बच्चों को सही था बच्चों, बिना मतलब देखे आप लोगों ने सही निकाल लिया था? बहुत बढ़िया, गुड। चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तीसरी वाली क्लास है, थोड़ा आप लोग रेस्ट लीजिए। नहीं टेक वेक केयर नहीं, तीसरी क्लास मेरी है, कोई टेक केयर नहीं है भैया। हाँ तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है। अब पेपर, हाँ मैं बिल्कुल डिस्कस कर दूंगा आपके साथ पेपर, ठीक है? बाय बेटा, बाय 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 बाय। क्या बच्चे? हाँ हाँ ठीक है।